चीज़ों का पता हो कि जी? ओके, सो इसके बारे में शायद आपको पहले से कुछ ना कुछ पता होगा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ये एक ब्रिजिंग रोल प्ले करता है बिटवीन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। तो जो थर्मोडायनामिक है वो मेनली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है और डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन ये बिल्कुल आपको नहीं कहता कि इस डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में सिस्टम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे इफ़ेक्ट होता है। तो वो चीज़ें जो है वो हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से मिलती है। और जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, दिस इज बेस्ड ऑन सम पोस्टुलेट। ओके, तो वहाँ से फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस जो है वो डिराइव करते हैं। और एक जो हम यहाँ पे आज करेंगे वो इक्विपार्टीशन थ्योरम है। तो अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो पोस्टुलेट है उसकी बात करें तो पहला पोस्टुलेट वो आपको ये कहता है कि आपके पास जो है किसी भी फाइनाइट वॉल्यूम में आपके पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। तो दे से दैट एनी मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम ऑफ अ गैस contains a very large number of molecules। इट इज अगर आपको पता है कि तो 1 मोल में आपके पास जो है 6.03 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यू सी हियर कि 1 मोल जो है एक फाइनाइट फिजिकल वॉल्यूम है जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। तो दिस इज क्वाइट लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और जो सेकंड है ये मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से जितने डिस्टेंसेस पे होते हैं उसका जो सेपरेशन है उसकी साइज से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर मॉलिक्यूल है उसका साइज है तो इनके दरमियान जो सेपरेशन है दैट इज़ क्वाइट लार्ज। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे इसका जो रेडियस है और ये जो सेपरेशन है डी। ओके, so r is very very less than d, where d is the separation between the molecule and r is the radius of the molecule. So what they say that size of the molecule is very less than the separation between them। या generally you can say कि volume of the molecule, that volume of the molecules is very very less than वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्योंकि गैस का जो मॉलिक्यूल है वो सेपरेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल जो है वो उसी वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये इनके दरमियान ये स्पेसेस जो है वो ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई कंटेनर है और अगर ये स्पेसेस जो है कम होंगे तो ज़ाहिर है जो वॉल्यूम जो है वो कम होगा। So size of the molecule is very much smaller as compared to the separation between the molecule, or you can say that the volume of the molecule itself is much lesser than the volume of the gas. Number 4, the molecule है that do not exist forces on each other। तो ये
you can say कि one molecule is not under the ठीक है influence सर। of, sorry, सर इसका क्या मतलब हुआ सर, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल लेस देन वॉल्यूम ऑफ द गैस सर, ये समझ नहीं यार आई इसका सर। सिंपल सिंपल ये मतलब है कि ये जो साइज है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इसकी सेपरेशन से बहुत कम होता है। ओके, तो जो सेपरेशन है ये एक्चुअली आपको वॉल्यूम डिफाइन करके देता है कि जितना इसके दरमियान सेपरेशन ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और सेपरेशन कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो जनरली हम ये कहते हैं कि आम कंडीशन में साइज ऑफ द मॉलिक्यूल जो है, इनकी ये जो सेपरेशन है इनसे बहुत कम होता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा जनरलाइज करो तो यू कैन से कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज लेस देन साइज ऑफ द गैस इटसेल्फ। तो साइज क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लीटर गैस है या 1 मीटर क्यूब गैस आप कर ले, तो ये 1 मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑफ द गैस है। और अगर आप 1 मॉलिक्यूल की जो है वो वॉल्यूम की बात करें, तो अगर लेट सपोज उसका एक 10⁻³ मीटर ही फॉर एग्जाम्पल अगर इसका साइज बनता है, तो साइज -10, ओके, 1 एंगस्ट्रॉम तक, तो यू सी, तो दिस कम्स आउट टू बी 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अगर मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम जो है वो 10⁻³ है, तो यू सी हेयर, सो 1 मीटर क्यूब के मुकाबले में आप देखें तो 10⁻³ टाइम जो है वो मॉलिक्यूल का जो साइज है वो गैस के अपने साइज या मॉलिक्यूल से कितना कम है। तो दिस इज वेरी जनरल, जो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी, फॉर एग्जांपल एक कमरे में जो है स्टूडेंट बैठे हैं, एक बड़ा हॉल है उसमें स्टूडेंट बैठे हैं, तो एक स्टूडेंट का जो साइज है वो कमरे के साइज के मुकाबले में बहुत छोटा है, इसका ये मतलब हुआ। हेलो। जी ठीक है सर। सो नंबर 4, ये मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई नहीं करते। मतलब जब वो एक दूसरे से फासले पे हो तो फोर्स अप्लाई नहीं करते, सिर्फ वो उस वक्त फोर्स अप्लाई करते हैं जब वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। सो द मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल इधर है और एक मॉलिक्यूल इधर है, तो इस वक्त ये एक दूसरे पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। ये सिर्फ उस वक्त फोर्स अप्लाई करते हैं जब ये एक मॉलिक्यूल जाके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है वो कोलाइड करता है। ओके, तब ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये इस पे फोर्स अप्लाई करा, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। अदरवाइज ये एक दूसरे के पे फोर्स अप्लाई नहीं करते। लेकिन हकीकत में ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन वो फोर्सेस जो है वो इतनी वीक होते हैं कि उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसमें जो डायपोल डायपोल मोमेंट, वंडरवाल फोर्सेस और ये फोर्सेस जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं। तो आम कंडीशन में उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इससे बस ये है कि आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो यू कैन से कि ये जो मॉलिक्यूल है, दे आर जस्ट लाइक स्मॉल बॉल्स, ठीक है, और वो तभी एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। अगर वो किसी खास फासले पे एक दूसरे के साथ हो तो वो फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो जनरली जब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अप्लाई करते हैं और जब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। इसलिए कि दो पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होता है। उनका पोटेंशियल एनर्जी तभी होता है जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है इसको एक सिंपल अंदाज में लेती है
ये नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं। दूसरा ये कि इनके दरमियान जो कोलिजन है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, सो द कोलिजन is considered as perfectly elastic। अब शायद आपको ये पता होगा कि हमारे पास इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कोलिजन जो है वो क्या होती है। तो यहाँ पे ये कि जब हम इनकी प्रॉपर्टीज मालूम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एनर्जी और मोमेंटम जो है वो कंजर्व होते हैं। एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन। तो इसके अगर आप गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप मालूम करते हैं तो यू हैव टू कीप द मोमेंटम एंड एनर्जी कांस्टेंट ड्यूरिंग collision। एंड नंबर 5 के ये नंबर 6 in the absence of external forces, the molecules are uniformly distributed throughout the container। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन द कंटेनर। तो ये फॉर एग्जांपल ये जो है आप यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं है कि एक साइड पे राइट साइड पे आपके ज़्यादा मॉलिक्यूल है, लेफ्ट साइड पे कम मॉलिक्यूल है, या टॉप पे ज़्यादा मॉलिक्यूल है बॉटम पे कम मॉलिक्यूल है। तो अगर कोई हाँ अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्सेस है एजेंट है जो मॉलिक्यूल को पुश करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या मॉलिक्यूल को पुश करते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो उस वक्त है तो पॉसिबल है कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म ही रहती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज एसोसिएटेड विद द क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो कांस्टेंटली मोशन में होते हैं, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द डिफरेंट पोजीशन। अब जो मॉलिक्यूल है वो तो कांस्टेंट मोशन में भी होती है, तो वो रैंडमली डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये भी नहीं है कि मॉलिक्यूल कुछ ख़ास डायरेक्शन में ज़्यादा मूव करते हैं और कुछ दूसरी डायरेक्शन में कम मूव करते हैं। तो जिस तरह की इसकी लोकेशन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसी तरह इसकी जो डायरेक्शन है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो सारे डायरेक्शन जो है वो इक्वली प्रोबेबल है। आप डाउन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब जो है वो एक जैसी प्रोबेबिलिटी के साथ होती है। सो द डायरेक्शन ओके। सो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो लेट सपोज 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इलांग एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस जाएंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इलांग नेगेटिव एक्सिस जाएंगे। ओके। इस तरह इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पॉजिटिव वाई एक्सिस, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस, इस तरह इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल along negative z axis, equal number of molecule along positive z axis। तो ऐसा नहीं है कि कुछ मॉलिक्यूल जो है वो
एक डायरेक्शन में ज़्यादा जाएंगे, दूसरी डायरेक्शन में कम जाएंगे, तो हर डायरेक्शन में इनकी जो जाने की प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल जो है वो एक जैसी है। तो वो इसकी डायरेक्शन हम कहते हैं कि दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ऑल द डायरेक्शंस। ओके, सो ये माई काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की मोटी मोटी बातें हैं, और इन पोस्टुलेट के बेस पे जो है ये कनेक्ट कर देती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विद द मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। तो बाकी ये जो चीज़ें तो हम ज़्यादा डिटेल में उस वक्त पढ़ेंगे इसकी किस तरह से माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ एसोसिएटेड है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। अभी हम एक सिंपल प्रिंसिपल जो है वो पढ़ लेते हैं, एंड दैट इज़ द इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल। और वो ये कि किस तरह से हम किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी जो है एमंग इट्स मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो ये जो पोस्टुलेट है दे आर मोर थ्योरेटिकल, और इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड नहीं होती, ना इसको हम प्रूव कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी की जो बहुत जो बड़ी मिसाल है वो ये है कि इसके बुनियाद पे जो हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम मालूम करते हैं वो एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत ही क्लोजली मैच करते हैं। तो जाहिर है ये जो पोस्टुलेट है यही उसकी वैलिडनेस के लिए एक आर्गूमेंट है कि इनके बेस पे जो आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करते हैं वो एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली मैच करते हैं। जिस तरह से आप क्वांटम मैकेनिक्स के आपके पोस्टुलेट है, जिस तरह से आपके एटॉमिक थ्योरी में आप लोग बहुत डिफरेंट पोस्टुलेट जो बोर पोस्टुलेट पढ़ते हैं, तो उसको कभी हम डिराइव नहीं करते, लेकिन उससे जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत ही क्लोजली मैच करते हैं विद द एक्सपेरिमेंट। और यही क्लोजनेस ऑफ द रिजल्ट जो है इसकी वैलिडिटी के लिए आपके पास एक प्रूफ है। ओके, सो और पोस्टुलेट हमेशा जो है वो सिंपल अंदाज में जो है वो लिए जाते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो, और उससे हम डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द सिस्टम जो है वो हम कैलकुलेट कर सके। अगर हम पोस्टुलेट को बड़े मुश्किल अंदाज में ले लेंगे तो फिर उससे जो हम डिफरेंट रिजल्ट डिराइव करते हैं वो मुश्किल हो जाएंगे। सो अभी जो एक सिंपल रिजल्ट की तरफ हम जा रहे हैं दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। और जाहिर है इसके नाम से जाहिर है इक्वी पार्टीशन, तो इसका मतलब है दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हम ये सपोज कर देते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, ओके, एंड इट कंटेन different gases, that is it is a mixture of gases। इसमें बहुत सारी डिफरेंट गैस, फॉर एग्जांपल आप एयर ले रहे हैं, सो एयर में आपके पास एयर बजाते खुद कोई गैस नहीं है, बट इट इज एक्चुअली द सम ऑफ या और द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब यहाँ पे जो डिफरेंट गैसेस है तो हर गैसेस की अपनी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अपने अपने साइजेस होते हैं, उनकी अपनी अपनी एनर्जी होती है, ओके। उसका इस तरह अपना अपना प्रेशर होता है। तो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर आपको यही कहता है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है उसमें आपके पास डिफरेंट गैसेस है, तो इसका जो टोटल प्रेशर है P, that is actually equal to the sum of the pressure P1, for example that is the pressure P1 exerted by the gas molecule 1, P2 this is the pressure of the molecule of the gas 2, this is P3 and so on, okay। तो डिपेंडिंग अपॉन अगर आपके पास दो गैसेस है तो टोटल प्रेशर जो है वो उन दो के इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर है। अगर आपके पास तीन गैसेस है तो टोटल प्रेशर जो है वो इन तीन के इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर है।
और इस दैट इज वाई ये जो हमारे पास P1 P2 P3 है, दे आर नोन एज द पार्शियल प्रेशर. So these P1 P2 P3 they are actually known as the partial pressure. So डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर है of the mixture of the gases that is equal to the individual pressure of the individual gases, or you can say the total pressure equal to the partial pressure of the individual gases, and this is known as the Dalton law of partial pressure. So let's suppose this is equation 1. So this equation number 1 is actually the Dalton's law of partial pressure. Okay, so अब हम जो है वो इंडिविजुअल प्रेशर्स जो है वो मालूम करते हैं, और आपको पता है आपके पास एक रिलेशन है T V इज इक्वल टू nRT. ये आपको पता है ये आइडियल गैस इक्वेशन है. ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू N K T. पहले वाले इस वाले इक्वेशन में आगे पास जो N है ये नंबर ऑफ मोल्स है, और जो R है दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी इसको कहते हैं. जबकि यहाँ पे आपके पास जो N है वो नंबर ऑफ पार्टिकल है, और K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. कोई बता सकता है वो ये nRT को हम कैसे लिख सकते हैं Nk के बराबर? Is there anyone who can tell us? No? सर ये टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है. टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट नहीं रखा हुआ है, टेम्परेचर दोनों में कॉमन है. फिर आप कहेंगे कि मैंने प्रेशर और वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखा हुआ है. सर तो प्रोपोर्शनलिटी फिर कैसे आएगी? कहाँ प्रोपोर्शनलिटी? जब इनको मतलब कि इक्वल अगर हम फिर सर हम इनको मतलब इक्वल कैसे कर रहे हैं यार? ये दोनों इक्वल टू एन के, ये दोनों एग्जैक्टली एक इक्वेशन है, डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं. ये जो PV इज इक्वल टू nRT है और PV इज इक्वल टू nKT है, एग्जैक्टली द सेम इक्वेशन. यू कैन कॉल इट द यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन. दोनों का फॉर्म डिफरेंट है. वो डिफरेंस क्या है कि वह पहले वाले में nR है, दूसरे वाले में nK है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि nR जो है वो nK के बराबर है. क्वेश्चन मेरा यह है कि कोई इसको प्रूव कर सकता है कि nR इज इक्वल टू nK? इसमें कोई प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है. दोनों जो है एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है, जस्ट nR की जगह nK लिखा हुआ है. तो कभी आप nK लिखते हैं, कभी आप nR लिखते हैं. दिस वन एंड द सेम थिंग. ओके, जो n है वो नंबर ऑफ मोल्स है. तो आपको पता है 1 मोल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर. तो इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं. तो 1 मोल इज इक्वल टू Na नंबर ऑफ पार्टिकल. तो अगर हमारे पास n मोल होंगे, ओके, तो ये आप n इंटू Na लिख सकते हैं. तो 1 मोल में आपके पास Na नंबर ऑफ पार्टिकल है. तो 2 मोल है तो आपके पास 2 Na पार्टिकल है. अगर आपके पास 3 मोल है तो 3 Na पार्टिकल है. और अगर आपके पास n मोल है तो आपके पास n एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. ओके, अब वहाँ पे ये इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन तो आप लोगों के लिए बड़ा कॉमन है. शायद ये इक्वेशन भी आपके लिए कॉमन होना चाहिए, लेकिन आप लोगों की खामोशी मुझे बता रही है कि ये इक्वेशन आप लोगों ने इतना कोई कॉमनली देखा नहीं है. ओके,
सो अब अगर आपके पास n पार्टिकल्स हैं, ओके, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास कितने हैं, n। तो इस n पार्टिकल्स को अगर मैं n a पे डिवाइड कर देता हूं, ओके, n पार्टिकल को अगर मैं n a पे डिवाइड करता हूं तो आपको क्या देता है, दिस गिव्स यू द नंबर ऑफ मोल। जाहिर है अगर एन ए लेट सपोज मेरे पास जो है वो 10 पार्टिकल्स है फॉर एग्जांपल, ओके, तो अगर मेरे पास टोटल 20 पार्टिकल्स है और मैं उसको वो 10 पे डिवाइड करूंगा तो आपके पास रिजल्ट कितना है, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है आपके पास 2 मोल है, ओके। सो अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को मैं एवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड करूंगा, ओके, सो दिस गिव्स यू n द नंबर ऑफ मोल। या यू कैन से कि आपके पास जो n है दिस इज इक्वल टू n into na, बल्कि उस तरह से कर लेते हैं, ये आ गया। तो आपके पास एन आर को आप देखिए, जो एन आर है दिस कम्स आउट टू बी n डिवाइडेड बाय एन ए इंटू आर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n इंटू आर डिवाइडेड बाय एन ए। सो यू नो दैट हमारे पास आर भी कांस्टेंट है और एन ए भी कांस्टेंट है। तो दो कांस्टेंट जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप डिवाइड करते हैं, तो उसका एक और कांस्टेंट बनता है। तो r डिवाइडेड बाय एन ए हमारे पास एक और कांस्टेंट बनता है और इसको हम लिखते हैं k से। सो द k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू r divided by na, or you can say that r is equal to k into na। तो k को अगर आप na पे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास r बन जाता है, और r को जब आप na पे डिवाइड करते हैं आपके पास k बन जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कभी कभी हम आइडियल गैस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन के टी इस फॉर्म में लिखते हैं, और कभी कभी हम इसको इस फॉर्म में, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल होते हैं तो उस वक्त हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं तो फिर हम पी वी इज इक्वल टू एन के टी वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। बाकी दोनों जो है एग्जैक्टली सेम थिंग है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और पी वी इज इक्वल टू एन के टी। वहाँ पे आपके पास एन वेरिएबल है, कोई भी नंबर ऑफ मोल हो सकते हैं, के कांस्टेंट है। यहाँ पे आपके पास एन वेरिएबल है, कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल है, और आपके पास के कांस्टेंट है। तो एक्चुअली जो एन आर है दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू एन के। ओके, सो अब अगर मैं पहले वाली गैस की बात करूंगा तो वहां पे आपके पास, क्योंकि मैं ये वाला इक्वेशन यूज करना चाह रहा हूँ, पी वी इज इक्वल टू एन के टी, ओके। तो फॉर द फर्स्ट गैस पी वन वी इज इक्वल टू एन वन के टी। तो एन वन पहले गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल है और उससे एसोसिएटेड जो है वो पी वन प्रेशर है। इसी तरह पी टू वी इज इक्वल टू एन टू के टी। तो एन टू दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और पी टू इससे एसोसिएटेड प्रेशर है। इसी तरह पी थ्री वी इज इक्वल टू एन थ्री के
और यहाँ पे N3 जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और इससे एसोसिएटेड जो है वो P3 प्रेशर है एंड सो ऑन। तो ये थ्री जो मिक्सचर है ये 3 गैसेस का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेट ऑफ इक्वेशन है 1। ओके, अब आप लोगों ने अपने थर्मोडायनामिक में ये चीज शायद प्रूव की हो कि प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वेयर एवरेज। ये अगर आप लोगों ने अपने पिछले सेमेस्टर में प्रूव नहीं किया हुआ है तो कम से कम आप लोगों ने एफएससी में ज़रूर किया होगा कि प्रेशर जो है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। याद है आपको ये इक्वेशन? मुझे नहीं पता कि अब आपकी बीएस की कोर्स में या एफएससी की कोर्स में ये चीज़ है। जो मुझे याद है जिस वक्त मैं स्टूडेंट था वहाँ पे हम इस तरह के एक सिचुएशन कंसिडर करते होते थे कि ये हमारे पास एक क्यूब है और इसमें एक पार्टिकल को हम कंसिडर करते होते थे, इधर आता है तो वो डिफरेंट वो उसकी वो साइड से स्ट्राइक करके वापस आता है, कोलिजन करता है। उस कोलिजन जो काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी वाले जो पोस्टुलेट है वो यूज़ करते हैं और उससे हम दो चीज़ें मालूम करते हैं। एक है कि प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल है एवरेज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, और टेम्परेचर वो भी इस तरह का कोई फार्मूला है, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि उसमें वो क्या है, लेकिन डेट इज कि उसका जो टेम्परेचर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज स्क्वायर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, और जो प्रेशर है वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ज़ाहिर है किसी भी गैस की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होगी, तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो P है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, और जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बहरहाल ये बड़ा कॉमन इक्वेशन है, हम यूज़ करते रहते हैं। तो P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू इस चीज़ को मैं कहीं छुपा लूँ यार, डिस्टर्बिंग करता है। ओके, तो P इज इक्वल टू 1/3 रो जो है वो डेंसिटी है, तो यू कैन राइट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये वेलोसिटी है। ओके, अब अगर हर एक पार्टिकल का मास m है और टोटल पार्टिकल हमारे पास n है, तो जो टोटल मास होगा वो m मल्टीप्लाइड बाय n के बराबर होगा, और दिस इज टोटल वॉल्यूम इनटू v स्क्वायर, or you can say that PV is equal to 1/3 m n v स्क्वायर। ओके, तो दिस इज तो अगर हम इसको उसके लिए अप्लाई करेंगे फर्स्ट गैस के लिए, तो P1V इज इक्वल टू 1/3 m 1 n1 v1 स्क्वायर। ओके, एवरेज। सेकंड के लिए P2V इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 v2 स्क्वायर एवरेज। इसी तरह वी कैन राइट P3V इज इक्वल टू, ये जो वॉल्यूम वाला है इसको आप कैपिटल V लिखे ताकि कंफ्यूजन ना हो वेलोसिटी के साथ। दिस इज, और ये स्मॉल v स्मॉल v और स्क्वायर है। सो दिस इज 1/3 m3 n3
V square और V3 square एवरेज। सो लेट्स सपोज दिस इज, और इस तरह आप इसको आगे भी कर सकते हैं। सो दिस इज सेट ऑफ इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, एक चीज आप ने यहाँ पे नोट किया होगा कि मैं यहाँ पे P1 लिखता हूँ, P2 लिखता हूँ, P3 लिखता हूँ, N1 लिखता हूँ, N2, N3, लेकिन वॉल्यूम के लिए मैं कोई 1 2 3 यूज नहीं करता हूँ। इसी तरह यहाँ पे आप देखते हैं तो मैं P1 लिखता हूँ, P2 लिखता हूँ, P3 लिखता हूँ, यहाँ पे M1, M2, M3, N1, N2, N3 लिखता हूँ, और इस तरह V1, V2, V3 लिखता हूँ, लेकिन मैं जो वॉल्यूम है उसको मैं सबके लिए एक लिखता हूँ। तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? एक ही कंटेनर है। एक ही कंटेनर है, गुड। क्योंकि गैस की ये प्रॉपर्टी है कि इसको जितना स्पेस मिलता है इसमें ये स्प्रेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जिस कमरे में आप बैठे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का है पूरी कमरे में वो फैल गया है, इतना ही वॉल्यूम नाइट्रोजन का है वो भी पूरी कमरे में फैल गया है, और जितना वॉल्यूम तो अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम कंपेयर कर ले तो उनके, यू सी हियर कि उनकी जो लेफ्ट साइड है वो सेम है। तो इनका मतलब है कि इनके राइट साइड भी सेम होंगे। तो अगर हम इनको इक्वेट करें, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, what we can write, one by 3 M1 N1 V1 square average is equal to N1 KT। इसी तरह 1/3 M2 N2 V2 square is equal to N2 KT। तो यू सी हियर, और इसी तरह अब बाकी भी आप इस तरह कंपेयर कर सकते हैं। तो जो N1 के साथ कैंसिल होगा, N2 के साथ कैंसिल होगा। तो व्हाट यू कैन राइट, 1/3 M1 V1 square average is equal to KT। इसी तरह इसको आप एक, अगर मैं इसको, यू सी हियर, मैं इसको लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है कि हाफ M1 V1 स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू 3/2 KT। मैंने क्या किया, 3 को इधर लेके आया हूँ, ओके, और दोनों साइड को मैंने 2 पे डिवाइड किया हुआ है। सो यू आर हियर। इसी तरह अगर आप दूसरी क्वेश्चन की बात करें तो 1/3 M2 V2 square average is equal to KT, and this will give you half M2 V2 square average is equal to 3/2 KT। तो इससे हम नतीजा क्या अखज़ कर रहे हैं? You see here, this is the average kinetic energy of the molecule of the gas 1, and this is the average kinetic energy of the molecule of the gas 2। और इसी तरह अगर हम आगे भी चले जाए, फॉर एग्जांपल 1/3 M3 V3 square average is equal to KT। so this will give you half M3 V3 square average is equal to 3/2 KT। so this is the average translational kinetic energy of the molecule of the third gas। तो you see here कि पहले गैस की ये वाली भी 3 KT के बराबर है, ये वाली भी 3 KT के बराबर है, ये वाली भी 3 KT के बराबर है। तो हर गैस की जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो 3/2 KT के बराबर है। व्हाट डज इट मीन
कि जो सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी है वो सारे मॉलिक्यूल्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसी को हम कहते हैं इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी. सो दिस implies that energy of the system is equally distributed over all molecules of the gases. Okay, या उनकी जो यूनिट ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है दे आर सेम एंड दिस इज नोन एज द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. ओके, सो सारे मॉलिक्यूल चाहे किसी भी गैस के है कि कोई भी इसका मास है, कोई भी इसकी वेलोसिटी है, तो उनकी जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो एग्जैक्टली सेम है. सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है एनर्जी आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की हुई है. ये इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आप आपके पेरेंट घर में कोई चीज़ लेके आते हैं तो वो सब बच्चों को इक्वली उसमें तकसीम कर देते हैं. कोई चाहे बच्चा छोटा हो बड़ा हो जो भी है, लेकिन वो सबको जो है वो चीज़ें एक जैसी मकदार में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. so that is why we call it equipartition, equal distribution. So energy of the molecule जो है वो equally डिस्ट्रीब्यूट होती है among all the molecule. अब एक और चीज़ भी है, ये इस इक्विपार्टीशन थ्योरम का एक और एस्पेक्ट भी है, और वो ये कि अगर ये जो हमारे पास वेलोसिटी है v, इसकी तीन कंपोनेंट है, दैट इज vx i प्लस vy j प्लस vz k. अभी जो हमने कहा कि हमारे पास जो डायरेक्शन है वो सारे जो है वो इक्वली प्रोबेबल होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऐसा नहीं है कि किसी वेलोसिटी में vx कंपोनेंट ज़्यादा हो, vy कंपोनेंट है, या vy कंपोनेंट है वो ज़्यादा हो, vz कंपोनेंट्स है, ये वैल्यू जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. तो व्हाट वी कैन से हमारे पास जो v स्क्वायर एवरेज है दैट इज इक्वल टू vx स्क्वायर एवरेज प्लस vy स्क्वायर एवरेज प्लस vz स्क्वायर एवरेज. ओके, और ये सारी वेलोसिटी चूंकि इक्वली प्रोबेबल है, ये नहीं है कि एलॉन्ग एक्सिस जो है वेलोसिटी ज़्यादा होगा या एलॉन्ग वाई एक्सिस ज़्यादा है या एलॉन्ग जेड एक्सिस ज़्यादा है. सारी वेलोसिटी जो है वो इक्वली प्रोबेबल है, ऑल डायरेक्शन. या यू कैन से कि velocity in all direction are equally probable. So what you can say that vx square average is equal to vy square average is equal to vz square average. तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो v स्क्वायर एवरेज है दिस इज आइदर इक्वल टू 3vx स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं या 3vy स्क्वायर एवरेज, और इसको हम लिख सकते हैं 3vz स्क्वायर एवरेज, बिकॉज सारे कंपोनेंट जो है वो इक्वली प्रोबेबल है. तो अगर हम वेलोसिटी की बात, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं एलॉन्ग एक्स एक्सिस, सो दिस कम्स आउट टू बी हाफ m, और vx यहाँ से हमारे पास आ जाता है
इसके. Okay, so what you can write, this is 1 by 3 into half m p square एवरेज. और हमें ये पता है कि हमारे पास जो या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हाफ एम वी स्क्वेयर है, दिस वाज इक्वल टू 3/2 kT. तो इसको हम 1/3, दिस कम्स आउट टू 3/2 kT. या इसको हम फर्दर खोल लेते हैं, तो ये इसका आप कैंसिल करें तो दिस इज हाफ kT. तो यू सी हियर कि हमारे पास जो हाफ एम वी स्क्वेयर है दैट इज इक्वल टू 3/2 kT, और उसका जो एक पार्ट है दैट इज इक्वल टू हाफ kT. इसका मतलब है अब वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट हैं, तो वो जो वेलोसिटी है वो भी 3 कंपोनेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसी हियर कि हमारे पास जो हाफ एम वी स्क्वेयर एवरेज है दैट इज इक्वल टू 3/2 kT, और हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर एवरेज जो है वो 1/2 kT है. इसका मतलब है कि जो x कंपोनेंट है वो 3 टाइम जो है वो टोटल वेलोसिटी से कम है. तो इस तरह अगर हमारे पास ये वी एक्स है तो इस तरह वी वाई के लिए भी हम लिख सकते हैं हाफ एम वी वाई स्क्वेयर एवरेज जो है वो दिस इज इक्वल टू हाफ kT. इसी तरह हमारे पास हाफ एम वी जेड स्क्वेयर एवरेज इज इक्वल टू हाफ kT. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, और उसकी एक एक कंपोनेंट का है हाफ kT. तो इसका मतलब है कि ये जो 3/2 है इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 कंपोनेंट पे, हाफ प्लस हाफ. तो ये जो 3/2 हाफ kT एनर्जी है, दिस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द ऑल डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. सो इक्विपार्टीशन का मतलब ये भी है कि ना सिर्फ एनर्जी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है among the molecule, but this is also equally distributed along all the direction. So the energy is not only equally distributed among all the molecules, but it is also equally distributed along the 3 axis or 3 component of the velocity. ओके. तो इक्विपार्टीशन का मतलब जो है वो दो सेंस में है. एक ये कि जितनी एनर्जी है वो सारे मॉलिक्यूल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, और फिर एक मॉलिक्यूल के पास जितनी एनर्जी है वो 3 डिफरेंट डायरेक्शन में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी. तो एनर्जी एमंग द मॉलिक्यूल भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एमंग द एक्सिस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके. अब आपको पता है कि ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एमंग डिफरेंट एक्सिस है, इसको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ये मोशन में आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हवाले से okay, so do you know degrees of freedom?
कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, अगर हमारे पास रोटेशनल मोशन हो रहा है तो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, अगर हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है तो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, ये आप लोगों ने अपने मैकेनिक्स में या जो क्लासिकल मैकेनिक्स का कोर्स आप लोगों ने शायद अपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा, वहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी ज़रूर होगी। जी सर, पढ़ी है। ओके, सो मतलब मोशन को हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल, उसको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो अगर यहाँ पे ने जो बात की है, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसलेशनल मोशन, तो जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, देयर आर 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर translational motion. So for translational motion we have 3 degrees of freedom. So you see that कि हमारे पास जो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और हर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में जो हमारे पास जो है वो इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम फिर जनरली इस तरह भी लिखते हैं कि अगर हमारे पास ये जो हाफ एम वी स्क्वेयर एवरेज जो है, दिस इज इक्वल टू एफ बाई 2 KT, वेयर एफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, तो अगर ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, ओके, तो उस वक्त तो एफ इज इक्वल टू 3 है फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, लेकिन जब आप मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल जो है इनका सब स्ट्रक्चर है, तो इस हिसाब से इनकी जो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो मानी एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसका कोई सब स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। सो अगर कोई सब स्ट्रक्चर नहीं है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास जो एफ है दैट इज इक्वल टू 3, ओके, बिकॉज वी हैव ओनली ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर हमारे पास जो है वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि डायटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट भी हो रहा होता है, वो वाइब्रेट भी हो रहा होता है, और वो ट्रांसलेशन मोशन भी करता है। दैट इज फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। ओके, लाइट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल, या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए आपके पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 7 है। ओके, इन 7 में से जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 3 है, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो 2 है, और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 है। इसी तरह अगर आप ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कह ले, जनरली हम इसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अच्छा आगे उसमें भी एक वो है स्ट्रक्चर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अगर लीनियर है तो वहाँ पे रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है, अगर नॉन लीनियर है तो वहाँ पे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो फिर 3 है। तो जनरली फिर हम इसको ऐसे करते हैं कि इसको हम
पॉली एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल की हम पहले बात करते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने फिर कैलकुलेट करनी है तो उसी हिसाब से करनी है कि जो ट्रांसलेशनल है वो तो सबके लिए 3 है, वो उससे तो कोई मसला नहीं है। तो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है दे आर 3, और जो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो भी 3 है, और बाकी जो बच जाते हैं वो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ रोटेशनल जो है वो सारी 2 है, जो बाकी बच जाते हैं वो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब हमारे पास जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है 3n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ओके, सो इस केस में आपके पास 3n minus 2 minus 3, so this is equal to 3n minus 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो वाइब्रेशन की होती है, और 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेशन की होती है, और 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो ट्रांसलेशन की होती है। अब जो लीनियर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, पॉलीएटॉमिक की, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड बात करें, CO2, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो इसकी जो रोटेशन की अगर हम बात करें, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, ओके, और ये अगर जेड एक्सिस है, तो जाहिर है अब ये जो इसकी जो रोटेशन है वो अबाउट वाई एक्सिस हो सकती है और अबाउट जेड एक्सिस हो सकती है। जिस एक्सिस के ऊपर ये पड़ा है, दिस इज एलॉन्ग एक्स एक्सिस ये पड़ा है, तो जाहिर है एलॉन्ग एक्स अबाउट एक्स एक्सिस तो इसकी कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज वाई जो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 2 होती है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। और अगर हम पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात करें, तो उस केस में जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है वो तो 3 ज़ाहिर होती है। रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो अब 3 बन जाते हैं, और बाकी जितनी भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बन जाती है वो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। सो दी 3n माइनस 6। तो अगर आप वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, H2O, तो वो इस तरह से है, ये O है, ये H है, और ये H है। ओके, तो अब ये अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है, x y x z, तो अब ये अबाउट y एक्सिस भी रोटेट कर सकता है, ये अबाउट x एक्सिस भी रोटेट कर सकता है, और ये अबाउट z एक्सिस भी रोटेट कर, क्योंकि अब ये 3 डायमेंशनल सेटअप है, तो ये इसकी 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है। बाकी जो है इसकी 3n माइनस 6 जो है वो इसकी 2 बाकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है। जो स्पेशल केस है वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल का है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 एटम होते हैं, 1 2, तो यहाँ पे टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है 3 × 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 होने चाहिए, जबकि हम कहते हैं कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल के हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 7 है। सो दिस इज़ वेरी वेरी एक्सेप्शनल सिचुएशन। बाकी जितने भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 3n के हिसाब से होती है। सो आप नंबर आप अगर n इज इक्वल टू 1 है तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, n इज इक्वल टू 2 है तो 6 होने चाहिए। लेकिन जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, दिस इज लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, बल्कि कभी कभी तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम 5 भी लेते हैं। ओके, तो इस लिहाज से दिस इज़ अ लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल। बाकी जो है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वहाँ पे 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, अगर आप वाटर की बात करें वहाँ पे भी 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। इसी तरह आप बाकी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ जाए तो वहाँ पे उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
सिवाय डायटामिक मॉलिक्यूल के दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। बाकी जो आपके पास टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं दैट इज इक्वल टू 3n। सो अगर इस चीज़ को हम जनरलाइज करें कि हमारे पास जो है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सो दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 2 f divided by 2 kt, where f is the degrees of freedom, number of degrees of freedom, and h generally should be equal to 3n, where this n is equal to the number of atom making the molecule. Okay. सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल पे उसमें वो इशू है, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। एंड when you are going toward the polyatomic molecule or diatomic molecule, so you have to include the rotational degrees of freedom, you have to include the vibrational degrees of freedom as well। और अगर आपके पास सिर्फ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो वहाँ पे f इज इक्वल टू 3 होगा, और वो हमने आगे से ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। तो अगर एनर्जी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है इमंग द ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो इसी तरह एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है इमंग द रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड इमंग द वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और जनरली वी से दैट एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है इमंग द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे यू सी हियर कि हमने एवरेज एनर्जी ली है। तो फॉर एग्जांपल हम एवरेज एनर्जी को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 2 के टी, दिस इज द एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ओके, दिस इज द एवरेज एनर्जी पर molecule. Yeah, you can say this is the energy of one molecule. So what about the total energy of the system? तो अगर टोटल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, सो और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हमारे पास n है, तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस। और अब अगर वहां से हम वो एवरेज एनर्जी की वैल्यू पुट करें, सो दिस इज n f डिवाइडेड बाय 2 kt। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं f डिवाइडेड बाय 2 n k t, और n k की जगह आप n r भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। n k और n r जो है वो दे आर वन एंड द सेम थिंग। सो दिस इज अ वेरी वेरी जनरल रिलेशन दैट ये आप इसको टोटल एनर्जी भी कह सकते हैं और आप इसको इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं। सो दिस इज टोटल और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब एक और टर्म है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। तो उसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू डिवाइडेड बाय एन, दिस इज द एनर्जी पर मोल। ओके, सो द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी स्मॉल यू विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 2 आर टी। तो यहाँ से हम वो सी पी और सी वी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो सी पी इज इक्वल टू पार्शियल यू बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट वी। तो इसी सॉरी ये कांस्टेंट पी, ओके, और सी वी इज इक्वल टू पार्शियल यू बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट वी।
तो यहाँ से ये हमारे पास Cp इक्वल हो जाएगा सॉरी, Cp को हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि वो एंथैल्पी के साथ एसोसिएटेड है। Cv जो है वो इंटरनल एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है, तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी, इसी इक्वेशन को हम आगे यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो Cv इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 2R। तो Cv की वैल्यू आपके पास जो है वो F डिवाइडेड बाई 2R आ गई है। और आगे यू नो दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो Cp को फिर हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे Cv प्लस R हो गया, और Cv की ऑलरेडी आपके पास वैल्यू है F डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज F प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 into R। तो यहाँ से आपने Cp की वैल्यू मालूम की। एक चीज़ जो थर्ड लॉ में हमने देखा कि जनरली हम ये कहते हैं कि आपके पास जो Cv है और जो Cp है वो कांस्टेंट है। ज़ाहिर है न किसी भी मॉलिक्यूल के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी कांस्टेंट होते हैं और R भी कांस्टेंट होता है, तो Cp और Cv आपके पास कांस्टेंट होंगे। लेकिन ये हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर की बात है। जब टेम्परेचर जो है वो कम होने लगता है, ओके, तो नॉर्मली ये अगर टेम्परेचर है, ये अगर Cv है, तो टेम्परेचर ये कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ये कम होने लगता है तो फिर ये Cv की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। इसी तरह Cp के लिए भी यही सिचुएशन है कि Cv T, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, लेकिन फिर जब आप बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर की तरफ आते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो कम होने लगती है। इसी तरह आपको ये भी पता है वो गेमा की वैल्यू दैट इज Cp डिवाइडेड बाई Cv। तो अगर आपके पास Cp की वैल्यू भी गिवन है दैट इज F प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2R, और यहाँ पे आपके पास F डिवाइडेड बाई 2R, और आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो व्हाट यू हैव F प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आप गेमा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो डिफरेंट इक्वेशन आ गए हैं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर नहीं दिए, सॉरी, तो इससे आप Cv मालूम कर सकते हैं, इससे आप Cp मालूम कर सकते हैं, और इससे आप गेमा मालूम कर सकते हैं। तो किसी भी डिफरेंट गैस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप मोनो एटॉमिक गैस है और मोनो एटॉमिक गैस F इज इक्वल टू 3, तो Cv कितना होगा, दैट इज 3/2R, सो दिस कम्स आउट टू बी 1.5 R के करीब आता है। Cp जो है वो 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2R, सो 2.5 R आ जाएगा, और गेमा इज इक्वल टू 2.5 R डिवाइडेड बाई 1.5 R, so this comes out to be 1.76। सो इसी तरह आप डायटोमिक मॉलिक्यूल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आप पॉलीएटॉमिक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की वैल्यू जो है भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि डायटोमिक जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है। तो जनरल केसेस में डायटोमिक के लिए हम जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेते हैं वो 7 होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे हम 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेते हैं और Cv, Cp और गेमा की वैल्यू मालूम करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रहे। ओके, तो फिर वजह क्या है कि ये मैच नहीं कर रहे, और अगर हम F इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं तो उस केस में ये Cv, Cp और गेमा की जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंट के साथ मैच कर रहे हैं। तो वजह इसकी ये है कि जब हम आम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं स्पेशली डायटोमिक की, वो एक्टिव नहीं होते। जब आप सिस्टम को टेम्परेचर देने लगते हैं, अगर आप लोगों ने मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ा है या नहीं, तो शायद आप 7th सेमेस्टर में मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे ये चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि जब आप
सिस्टम को टेम्परेचर देते हैं तो मॉलिक्यूल की सबसे पहले जो है वो ट्रांसलेशनल डिग्रीज जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप थोड़ा सा मज़ीद एनर्जी देते हैं तो फिर रोटेशनल मूड जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, और जब आप फर्दर हाई एनर्जी देते हैं तो उसके वाइब्रेशनल मूड जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जनरली आम जो हमारे पास रूम टेम्परेचर वगैरह ये नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं, वहाँ पे हमारे पास रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्टिवेट होते हैं 2, और 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्टिवेट होते हैं 5 हो गए, और जो बाकी 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो एक्टिव नहीं होते। तो जब वो एक्टिव नहीं होते तो वो एनर्जी उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। सो दैट इज़ वाई हम जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो दैट इज F=5 पर डायटोमिक मॉलिक्यूल। बाकी के लिए कोई मसला नहीं है, आप बस वही सिंपल फार्मूला F=3n यूज़ करते रहा करें और आपके पास जो है वो CP CV और गेमा की वैल्यू जो है आप कैलकुलेट करते रहें। फॉर एग्जांपल अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि कोई मीथेन CH4, तो वो तो 4 मॉलिक्यूल एटम वाला मॉलिक्यूल है, तो वहाँ पे जो फिर आपके पास जो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे वो 3 × 4, तो वो 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। तो 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो ट्रांसलेशनल के होंगे, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो रोटेशनल के होंगे, और बाकी 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो वाइब्रेशनल के होंगे। बहरहाल आपको उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 3 विद द नंबर ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। लेकिन डायटोमिक में आप ये नहीं कर सकते, आप 3 × 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। वहाँ से अगर आप CP CV और गेमा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट गलत आएगा। तो बेहतर ये है कि आप F=5 ले लें। तो ज़ाहिर है अगर मैं आपको पहले ये कहता, ये सारी डिटेल बताने से पहले, कि बाकी में से आपने तो 3n वाला फार्मूला यूज़ करना है और डायटोमिक में आपने 3n-1 वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो इसके लिए फिर ज़रूरी हो गया था कि मैं आपको ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में बता दूँ, लीनियर और नॉन लीनियर उसके बारे में बता दूँ, और जो डायटोमिक है दैट इज़ अ वेरी स्पेशल केस ऑफ द लीनियर मॉलिक्यूल, उसके बारे में बता दूँ। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के जो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो एक्टिवेट होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, ट्रांसलेशनल एक्टिवेट होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, वाइब्रेशनल जो है वो एक्टिवेट नहीं होते। तो दैट इज़ वाई वहाँ पे हम सिर्फ F=5 लेते हैं। तो मैं वो बुक देखता हूँ, एक मिनट मैं आपको पेज नंबर बताऊँगा। ओके, तो इस बुक में आपको एक टेबल दिया गया है, देखना पड़ेगा टेबल है कहाँ। ओके, इक्विपार्टीशन थ्योरम। ओके, दिस इज पेज नंबर 268। तो पेज नंबर 268 पे एक टेबल है जिसमें गेमा, CP CV की वैल्यूज जो है वो दी गई है। ओके, मोनोटॉमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए, ट्राइटोमिक गैस के लिए और जनरल गैस के लिए। तो यू सी देयर कि जब आप डायटोमिक गैसेस जो है वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरह की क्लोरीन, ये गैसेस हैं, तो उनकी जो CP CV वगैरह की जो वैल्यूज़ है वो F=5 के हिसाब से तो आप इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की इक्वल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन F=6 या F=7 अगर आप ले लेते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की इक्वल कैलकुलेट नहीं होती। तो सिर्फ ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है दिस इज़ अ लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, बाकी जो है इसमें कोई मसला नहीं है। आप F=3n वाला फार्मूला जो है वो यूज़
कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वगैरह। तो इसके साथ ही हमारी थर्मोडायनामिक्स का कोर्स जो है वो ख़त्म हो गया है। दिस इज एंड ऑफ थर्मोडायनामिक। और अगला जो हम लेक्चर लेंगे आफ्टर द ईद, तो वी विल स्टार्ट अबाउट द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पोर्शन। ओके, तो तब तक आप पढ़ते रहा करें ये जो थर्मोडायनामिक के जितना कोर्स हमने पढ़ा हुआ है। और मेरे ख्याल में आप सब लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ गया है। तो जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम्स है आप मुझसे जो है वो वॉइस मैसेज पे या आप टेक्स्ट मैसेज पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो कॉल ज़रूरी नहीं कि मैं आपकी कॉल हर वक्त अटेंड कर सकूं। तो आप जो भी आपने पूछना है उसका तस्वीर सेंड करके साथ साथ आपका जो क्वेश्चन है, अगर आप वॉइस मैसेज पे करते हैं तो वॉइस मैसेज पे करें, अगर आप टेक्स्ट मैसेज पे करते हैं टेक्स्ट मैसेज पे करते हैं, मैं आपको फिर उसकी अकॉर्डिंगली आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज सर के बाद हमारी जी सर ये जो पेज नंबर आपने बताया है सर, ये कौन से बुक का बताया है? जी सिलेंजर वाला बुक है ना, ओके सर, ओके सर। ये 3rd एडिशन है। पता नहीं वो जो मैंने आपके साथ सॉफ्ट कॉपी में शेयर किया था वो, लेकिन वो अगर कोई भी एडिशन है तो इसके आसपास का ही होगा। इक्विपार्टीशन थ्योरम जो है आप इंडेक्स में सर्च करें, आपको सारी पेजेस खुद ब खुद नजर आ जाएगी। सही है, तो हो सकता है कि वो 4th एडिशन हो, 2nd एडिशन हो, 3rd एडिशन हो, ये पता नहीं है मुझे। तो क्योंकि हर एडिशन के साथ जो है वो पेजेस नंबर जो है वो चेंज हो जाते हैं, उसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाती है। सही है, जी सर। ओके, तो मेरे ख्याल में आपकी क्लास का भी टाइम हो गया है, तो यहाँ हम करते हैं बस। और आप लोगों के लिए ईद की एडवांस मुबारकबाद, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ईद के बाद क्लासेस में। तो मेरी तो ख्वाहिश यही होगी कि हम पहले मिड टर्म एग्ज़ाम ले लें और उसके बाद जो हम अपना स्टैटिस्टिकल वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट कर लें। सही है, और ये ना सोचे कि यूनिवर्सिटियाँ खुलेगी, यूनिवर्सिटियाँ खुलने का कोई चांस नहीं है। और बस, और अभी सारे एग्ज़ाम और और इसका भी पता नहीं कि हम आपका जो सेमेस्टर 7 है तो वो भी ऑनलाइन शायद शुरू हो जाए। तो बेहतर है कि आप लोग इस गलती में ना रहे कि चलो जी यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो वहाँ पे क्लासरूम में बैठ के जो है वो सीख लेंगे। अब जो भी सीखना है इसी ऑनलाइन ही से आपको सीखना है। सही है, जी सर। और एग्ज़ाम की मैं आपको बात बता दूं कि एग्ज़ाम सारे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वो तो ओपन बुक टाइप का होता है। तो जिस तरह से हम क्लास में बैठ के या डिपार्टमेंट में एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जो पेपर बनाते हैं, अगर उस तरह का पेपर हम बनाएंगे तो ज़ाहिर है सबके जो है वो फिर फुल मार्क्स आएंगे। और पिछले सेमेस्टर में ये हुआ। वो आपके क्लास के एक बंदे ने मुझे कहा कि लेबॉर्ट्री में जो मेरे नंबर है वो तो 60 समथिंग है, और बाकी जो मेरे सारे जितने कोर्सेज है वो सारे 4 GP है। तो मैंने कहा तो ज़ाहिर है सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम थे, सब लोगों ने मिल के किए, और या तो सब लोगों ने मिल के किए या सब लोग या किसी ने जाके बुक और नोट से जो है वो किसी ने अपने अकल पे तो पेपर नहीं किए, क्योंकि वो तो मटेरियल जो है वो इंटरनेट से भी अवेलेबल था, बुक्स भी अवेलेबल था, क्लास नोट भी अवेलेबल थे, सब चीज़ें अवेलेबल थी। और इतनी ईमानदारी तो पता नहीं कितनी लोगों में होगी कि वो जो है वो घर में बैठ के भी वो ईमानदारी से पेपर करेगा, वो कि दूसरी चीज़ों से हेल्प नहीं लेगा। तो मेरे साथ सेमेस्टर 7 का पेपर था, तो उसमें सिर्फ 2 लोगों की मार्क्स जो है वो एक की 82 आए थे और एक की 83। बाकी सारे लोग जो है वो 85 से ऊपर थे। तो बाकी जो 2 लोग थे वो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर वो हमारे भी नंबर बढ़ा दे। तो फिर मैंने उनकी भी, एक को मैंने 3 नंबर दे दिए, इनको मैं 2 नंबर दे दिए, इंटरनल मार्क्स सब कुछ। तो वहाँ पे मिनिमम मार्क्स ही 85 आ गए। तो यहाँ पे जो है कोशिश करें कि एक्सरसाइज के एंड में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें, साथ साथ जो हॉलीडे रिजनिक में प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। क्योंकि पेपर इस तरह से नहीं होगा कि सिंपल आपको मैं आपको ये कहूँ कि सेकंड ला एक्सप्लेन करें, सेकंड ला तो आपके पहले से आपके पास नोट्स वगैरह में आ गया और आप वो उधर से बैठ के सारी चीज़ें कर ले।
ठीक है। तो पेपर जो है वो प्रॉब्लम बेस होगा। कोई इस तरह की अगर ऑनलाइन हुआ तो ये भी पता नहीं हो सकता, हुकूमत का कुछ पता नहीं चलता। अगर ईद के बाद इसने यूनिवर्सिटियाँ खोल दी तो फिर खैर वो फिजिकल एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर फिजिकल एग्ज़ाम ना हुआ तो फिर एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम, क्योंकि आपका जो MCQs होगा वो भी प्रॉब्लम बेस होंगे, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो भी प्रॉब्लम बेस्ड होंगी। वो इस तरह की डेरिवेशन और जो एक्सप्लेनेशन वगैरह ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वो तो कोई भी कर सकता है। तो कंसंट्रेट करें, 15-20 दिन आपके पास है, कंसंट्रेट करें। बल्कि 22-23 को भी हम पेपर रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दिन चाहिए। कंसंट्रेट करिए प्रॉब्लम सोल्यूशन पे। इस दौरान अगर आपको किसी प्रॉब्लम का समझ नहीं आ रहा है तब भी आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और एक चीज़, प्रॉब्लम को आप तभी सही सॉल्व कर सकते हैं जब आपको उस टॉपिक की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग है। तो पहले टॉपिक्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, उसके बाद जाके ये जो सिलेंजर वाला बुक मैंने आपको सेंड किया है इसके एक्सरसाइज के एंड पे जाके प्रॉब्लम देख ले। और साथ साथ जो है वो हॉलीडे रिजनिक वाले जो प्रॉब्लम्स है वो भी कर ले, क्योंकि एग्जाम में मैं मिक्स प्रॉब्लम इसमें आएंगे। वो कुछ प्रॉब्लम जो है वो हॉलीडे रिजनिक के आएंगे और कुछ प्रॉब्लम इसके आएंगे, ताकि हॉलीडे रिजनिक वाले प्रॉब्लम ज़ाहिर है आसान होंगे और इसकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी मुश्किल होंगी। तो वो पेपर इस तरह होगा कि वो आसान और मुश्किल का एक मिक्सचर होगा, ताकि जो थोड़े से कमज़ोर स्टूडेंट है वो भी कर सके और जो अच्छे स्टूडेंट है वो भी अच्छा परफॉर्म करे ताकि उसको अच्छे मार्क्स मिले। सही है? सही है सर। ओके। तो अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, और अगर नहीं है तो फिर हम यहीं पे बस कर देते हैं।